Hello students, once again Anup sir here with you with GL Gurmant Logics on the behalf of Divine Education Institute, and today's topic, as you all know before, database administrator. पहले कुछ स्टूडेंट्स से कहा था सर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वही वर्जन सेम वर्जन है पहले ही डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो थोड़ा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा मिक्सअप होगा, इंग्लिश भी होगी प्लस हिंदी भी होगा, पहले टोटल ओवरऑल वो इंग्लिश में ही था। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो आपका है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जो कि स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है। वो उस डाटा बेस के अंदर किसी को इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि टोटल कंट्रोल जो होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो पूरा एडमिन है उसका, डाटाबेस का वो एडमिन है, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरा उसका ओवरऑल कंट्रोलर है कि कौन यूज़र इसमें यूज़ कर सकता है, कौन सा यूज़र सिर्फ इसमें जो डाटाबेस को सिर्फ देख सकता है, कौन सा यूज़र है जो इसमें राइट भी कर सकता है रीड करने के साथ साथ, किसको मुझे कौन सा व्यू शो करना है, कौन से कॉलम शो करने हैं, कौन सा रिकॉर्ड शो करना है, बाकी कौन सा हाइड रखना है किससे, ये सब कौन डिज़ाइन करता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसको बार बार मॉनिटर करना, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, ये सब बीच बीच में डाटाबेस का बैकअप लिया जाता है। बैकअप का मतलब कहीं अगर डाटा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरह से कोई नुकसान हो जाए, तो बैकअप एक उसकी कॉपी फाइल होती है जहाँ से हम उस बैकअप को वापस ऐड कर सकते हैं और मेरा जो डाटा जो मेरा लॉस्ट हुआ है वापस को रिकवर किया जा सकता है। और डाटाबेस रिकवरी जो है वो होता है कि जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास जो डैमेज हो चुका है, उस डैमेज डाटा के अंदर हम कितना पोर्शन या कितना पार्ट हम उसमें से रिकवर कर सकते हैं, वो डाटाबेस रिकवरी की हेल्प से होता है। बैकअप एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। तो और जो सेकंड है वो डाटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। थर्ड है स्पेशलाइज्ड डाटा हैंडलिंग। फोर्थ है डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। फिफ्थ है आपका सिक्योरिटी। लास्ट में है ऑथेंटिकेशन, वर्ड बेटे ऑथेंटिकेशन। और आपका जो सेवन्थ है कैपेसिटी प्लानिंग। एट्थ है पॉइंट आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। और लास्ट आपका है ट्रबल शूटिंग। तो वन बाय वन अब हम इस पॉइंट को समझने चलते हैं भी आगे। जो पहला पॉइंट है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें कि एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोलैबोरेट करता है, इंस्टॉलेशन करता है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है जो डाटाबेस इंस्टॉल किया जा रहा है, जो डाटाबेस मैनेज किया जा रहा है। उस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना, ये कौन काम करेगा? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे इसमें एग्जांपल दिया ऑरेकल का, एसक्यूएल सर्वर एक डाटाबेस है। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो सेटअप करेगा हार्डवेयर को भी, और जो उसमें हार्डवेयर सेटअप करेगा तो उससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करेगा, उस पर डिप्लॉय करेगा या उसमें उसको इन्वॉल्व कराएगा, उसको अवेलेबल कराएगा। Then the DBA installs the database software and configure it for use। देखो पहले हार्डवेयर की पूरी प्लानिंग होगी, हार्डवेयर के बाद में उसमें मेन जो उसका रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट करता है वो इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद में उसका सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसको प्रॉपर वो मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल कराएगा, पूरी तरह से रेडी करेगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा। एंड इफ ए न्यू सर्वर इज नीडेड, अगर नए सर्वर की नीड है, द DBA हैंडल्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम टू द न्यू प्लेटफॉर्म। तो अभी हमारे पास जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मुझे उसके अलग एक और नया डाटाबेस सर्वर चाहिए, तो पुरानी जो मेरी फाइल्स हैं, जो पुराने सिस्टम में, वहाँ से मैं जो एग्जिस्टिंग मेरी सिस्टम में फाइल हैं वहाँ से उठा करके मैं ट्रांसफ़र करूँगा न्यू सिस्टम्स के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है डाटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। इसमें हम जैसे बात करते हैं जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ETL, डाटा एक्सट्रैक्शन, और इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लोडिंग, शॉर्ट में बना ETL, जो कि रेफर करता है इसकी प्रॉपर जो एफिशिएंसी है किसी भी लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज स्केल या बहुत ही बिग स्केल के डाटा को इंपोर्ट कराने में। जो एक्सट्रैक्ट, पहला डाटा एक्सट्रैक्ट होगा, डाटा ओपन होगा, ओपन खुलेगा, जैसे ना एक्सट्रैक्ट करना फाइल को, आपने जैसे गेम वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फाइल जो एक प्रेशराइज के थ्रू इंस्टॉल की हुई हैं, क्लोज की हुई हैं, या उनको एक जगह सेव रखा गया है, एक्सट्रैक्ट होती हैं, वो ओपन होती है वहाँ से। फिर उसके बाद में डाटा ट्रांसफॉर्म होगा कि अगर एक जगह से डाटा दूसरी जगह जा रहा है, फिर लोड होगा।
ट्रांसफर्स को, जैसे अपने फाइल को, जैसे कोई सेटअप है, आपने क्या किया, ट्रांसफ़र तो कर लिया, लेकिन सेटअप फिर इंस्टॉल भी करते हैं। तो इस तरह से पहले डाटा एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद वो लोड हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्पेशलाइज डाटा हैंडलिंग। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे डाटा टाइप्स भी हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप बहुत से वेज में होता है, जो कैरेक्टर डाटा बेस टाइप है हमारा वो बहुत से अपने फॉर्म में होता है। डेट एंड टाइम के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप से फॉर्मेट हैं अपने अपने डाटाबेस के। तो डाटाबेस में जो डाटा को हैंडल करने का काम भी वो होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। कहीं पे वीडियो फाइल हो सकती है, कहीं पे ऑडियो फाइल, कहीं पे डॉक्यूमेंट हो सकता है, कहीं पे पीडीएफ फाइल हो सकती है, कहीं पे किसी का फोटो लगाना हो सकता है, कहीं पे किसी जो है किसी लार्ज डाटाबेस को मर्ज करना हो या उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करना हो, तो जिसके लिए कि हमको एक हायर लेवल जो स्किल है, जिसको बहुत अच्छे से डाटाबेस यूज़ करना आता है, डाटा उसको डेवलपर का जो काम आता है, वो इसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मॉनिटर करना होगा, मेंटेन करना होगा। जो अगर डाटा प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर वे में लगाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही डाटाबेस प्रॉपर वे में रिजल्ट दे पाएगा। क्योंकि कोई से क्वेरी करेगा, अब क्वेरी जो करेगा अगर वो प्रॉपर वे में जानता है उसको, और प्रॉपर वे में अगर बना हुआ नहीं है डाटाबेस, तो उसको क्वेरी का रिजल्ट मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा बैकअप एंड रिकवरी। डाटा बैकअप रिकवरी में क्या है कि जब कोई डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पूरा कंट्रोल संभालता है डाटाबेस का, तो उसका बैकअप भी क्रिएट करता है। पता नहीं कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑनलाइन सिस्टम में, आज के समय में कभी भी डैमेज हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है, कभी भी कोई भी फिजिकल डैमेज आ सकती है हार्ड डिस्क के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है या डाटा हमारा पूरी तरह से भी डैमेज भी हो सकता है। तो इस तरह बीच में बैकअप और रिकवरी का प्लान जो है वो प्रोसीजर मतलब सेट होता है कि इतने टाइम बाद में जो डाटाबेस का बैकअप है एक दूसरी फाइल ये सेव हो जाए। तो ये कौन देखेगा, इस चीज़ को भी देखेगा कौन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अलग अलग वे में जब वो वर्क करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से जब किसी भी कंपनी के अंदर या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लार्ज स्केल में डाटाबेस है, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कोई न्यू स्किल वाला नहीं होता है, जिसको बहुत अच्छे स्किल पता है, जो पहले से प्रैक्टिस में है उसी को यूज़ किया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसको उतनी अच्छी उसको नॉलेज होगी, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में सभी काम कर भी पाएगा। बैकअप कॉस्ट टाइम, जैसे उसमें लिखा हुआ है बैकअप कॉस्ट टाइम एंड मनी, क्योंकि बैकअप जो है उसकी वो कॉस्ट भी लगती है और टाइम भी लगता है, क्योंकि और एंड मनी भी उस पर खर्च होती है, क्योंकि ये बैकअप क्रिएट करना है तो बैकअप किस डिस्क में क्रिएट होगा, किस वे में क्रिएट होगा। क्योंकि हम जो भी स्टोरेज अगर हम खरीदेंगे स्टोर करने के लिए डाटा को, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो उसमें कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, सो द DBA may have to persuade management to take necessary precautions to preserve data। तो बीच बीच में जो अगर हमें डाटा बैकअप और रिकवरी को मुझे प्रॉपर, अगर उसको मुझे सक्सेस बनाना है प्रॉपर वे में, तो उसमें जो प्रिकॉशंस हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइल किस तरह सेव करनी है, किस तरह सेव नहीं करनी है, फाइल को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ नहीं करना है, और किसको व्यू क्रिएट करके देना है, किसको नहीं देना। ये सारा कंट्रोल जो होता है ये भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, वही चीज़ को संभालता है। क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होती है। और इसके बाद में सिस्टम एडमिन का जो काम होता है, जैसे अदर पर्सनल वे में बात किया है, एक्चुअली क्रिएट द बैकअप, और वो पर्सनल वे से क्रिएट करेगा किसी बैकअप को, या उसका जो वो रिकवरी है वो पर्सनल वे में भी कर सकता है, और उसको लगता है कि पर्सनली मुझे इसे क्रिएट करना चाहिए, कहीं आने वाले टाइम में डाटा बैकअप की नीड हो सकती है, या कुछ ऐसे फॉल्ट शो हो रहे हैं जहाँ बैकअप की नीड हो सकती है, या कभी क्रैश हो सकता है सिस्टम। इस केस के अंदर वो बैकअप और रिकवरी को मेंटेन करके रखता है। अगर किसी भी केस के अंदर कोई भी सर्वर फेल हो जाता है और डाटा लॉस हो सकता है, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जो बैकअप लिया हुआ है वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को रिस्टोर कर लेगा। डिफरेंट टाइप से फेल्योर हैं, उसमें डिफरेंट के टाइप के हमें स्ट्रेटजीज लगानी होती है डाटा को रिकवरी करने के लिए, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हर समय प्रिपेयर रहना चाहिए इस तरह कामों के लिए, कभी भी उसको नीड पड़ सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम भी जो वो काफ़ी टिपिकल होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्लाउड सिस्टम है जहाँ हम ऑनलाइन भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वैसे सर्वर पर भी हम डाटा को स्टोर करा सकते हैं। बेटर वे है कि हम ऑनलाइन ही डाटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए ऑनलाइन हमें डाटा स्टोर परचेज करना पड़ता है, जिसके लिए पहले बात की थी कि जो डाटा बैकअप है या रिकवरी है वो कॉस्ट करता है मनी और टाइम दोनों के लिए। टाइम भी खर्च होता है और मनी भी खर्च होता है उसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जो कि सिक्योरिटी है।
तो डाटा को पूरी तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस को पूरी तरह सिक्योर रखने का काम भी किसका है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। कि कोई भी डाटा जो है वो किसी रॉन्ग हाथों में नहीं जाना चाहिए, वो अनऑथेंटिकेट पर्सन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत अच्छे से पता होता है कहाँ वीकनेस है, क्या वीकनेस है। अगर उसको वीकनेस मालूम चलती तो उस वीकनेस को ख़त्म करता है, जिससे कि वो कम से कम रिस्क को क्रिएट कर सके। मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको जो भी रिस्क शो होता है वो उस रिस्क को ख़त्म करेगा, जिससे कि कम से कम मिनिमल रिस्क हो जाए किसी भी डाटा लॉस और डाटा लॉस के लिए कह लीजिए। हाँ, डाटा लॉस हो नहीं है उसमें। नो सिस्टम इज 100% immune to attack in now time in today's, because of this is a time of online systems। ऑनलाइन कभी भी अटैक हो सकता है, कभी डाटा लॉस हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए डाटाबेस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डाटाबेस मैनेजर है, वो पूरा काम मैनेज कर रहा है डाटाबेस का। ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए वो इन सभी जो रिस्क हैं इनको मिनिमाइज करता है। ठीक है, और किसी भी केस में अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रेक होती है या इरेगुलर होती है, कोई भी सिक्योरिटी लगता है कि रेगुलर वे में नहीं दिख रही है, मुझे कुछ डाटा बेस का मुझे लॉस लग रहा है, या मुझे कुछ डाउट है कि कुछ कहीं अटैक हो सकता है या कहीं हैक की मुझे कोई सिचुएशन दिखती है, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंसल्ट करेगा किससे, वो ऑडिट लॉग चेक करेगा कि कब किसने इसमें एंटर किया है। ऐसे क्या होता है कि जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो व्यू क्रिएट करता है तो उसमें लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड करता है यूजर्स को, वो तो ये चेक कर सकता है कब किसने लॉगिन किया है, कितने टाइम लॉगिन किया है और किसने क्या एक्सेस करने की कोशिश की है। और उसको लगता है कि कोई पर्सन अनऑथेंटिकेट है या कोई यूज़र है जो अननोन है, तो वो उसको वहाँ से डिनाई कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग की। अब ये कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, सॉरी ये ऑथेंटिकेशन पॉइंट है। अभी ऑथेंटिकेशन में भी बताया था जो डाटाबेस मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऑथेंटिकेट करेगा। तो ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन मतलब जो भी यूज़र वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, डाटाबेस सिक्योरिटी पर्पस से डाटाबेस को एक्सेस करने वाला जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन किसको अलाउ किया गया है ऑथेंटिकेट वे में, कौन ऑथेंटिकेट यूज़र है, कौन ऑथेंटिकेटर यूज़र नहीं है, या कौन अनऑथेंटिकेट है। अगर कोई ऑथेंटिकेट नहीं है और वो उसके नोन में नहीं है तो अनऑथेंटिकेट है। तो अगर किसी वजह से कोई ऐसे एक्सेस करने की कोशिश भी करा, हालांकि कोई एक्सेस नहीं कर पाता है नॉर्मल वे में, इस तरह से जो ऑथेंटिकेट किया गया यूज़र वही यूज़ कर सकता है, वही एक्सेस कर सकता है सिर्फ डाटाबेस को। अगर किसी तरह से कोई अनऑथेंटिकेट पर्सन या कोई यूज़र एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको टर्मिनेट या डिनाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग की। जब कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर बात करेंगे तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नीड है किसकी, टू नो हाउ लार्ज द डाटाबेस करंटली इज। अभी जो डाटाबेस है वो कितना लार्ज है और कितने फास्ट इसकी ग्रोइंग हो सकती है, और कितने बेटर वे में ये आगे प्रिडिक्शंस कर सकता है, या कितनी जल्दी ये किसी का रिजल्ट दे सकता है। कि डाटाबेस जो यूज़र हैं या डेवलपर हैं, कोई क्वेरीज अगर उससे एक्सेस करते हैं, ये क्वेरी आस्क करते हैं, तो कितनी जल्दी वो उनका रिजल्ट या कितनी जल्दी उनको उनका आंसर देता है। स्टोरेज रेफर्स टू हाउ मच रूम द डाटाबेस टेक्स अप। अब स्टोरेज की जो बात हुई है यहाँ पर, तो स्टोरेज का मतलब ये है कि जो डाटाबेस क्रिएट हो रहा है या डाटाबेस में हम जो डाटाबेस को डेवलप कर रहे हैं, टाइम टू टाइम डाटा अपडेट हो रहा है, तो उसके स्टोरेज को या उसको स्टोर करने के लिए कितनी ज़्यादा मुझे स्टोरेज की अब नीड है। सपोज पहले डाटाबेस जो था मेरा 10 GB में काम हो रहा था, और मुझे डाटाबेस को मैं अपडेट कर रहा हूँ या मैंने और भी डाटा उसमें मर्ज किया है और मुझे अब नीड है 15 GB की, तो मुझे प्लस 5 GB स्टोरेज अब ज़्यादा चाहिए पहले से। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कैपेसिटी को मैनेज करना भी जो वर्क है वो किसका होगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। वो मैनेज करेगा कि कितनी कैपेसिटी या कितनी कैपेबिलिटी है अभी मेरे पास स्टोरेज की, और कितना डाटाबेस इसमें अभी स्टोर हो सकता है और मुझे कितने की नीड है। तो ये सारा कौन फिर डिसीजन लेगा इस चीज़ के लिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में डाटाबेस परफॉर्मेंस जो होगा वो डिपेंड होगा इश्यूज इज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग सिस्टम मेंटेनेंस ए DBA परफॉर्म्स। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करेगा, मॉनिटरिंग करेगा एक्चुअली वो डाटाबेस की।
मॉनिटरिंग का मतलब ये है, जैसे क्लास में मॉनिटर वो यही देखता है कि कौन सा स्टूडेंट है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट है जो चीटिंग कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट है जो अननेसेसरी टॉक कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है। तो इस तरह की पूरी मॉनिटरिंग जो करने का काम होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जैसे अभी हमने पहले अभी टॉपिक अभी ये कंसल्ट किया, इसमें हमने डिस्कस किया कि ये अनऑथेंटिकेट पर्सन है तो उसको टर्मिनेट कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और कौन एक्सेस कर रहा है तो उसको वो एक्सेस करने दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, अलाउ कर सकता है। तो थर्ड पार्टी कौन है जो इन कर रही है, जो कि अनऑथेंटिकेट है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या है, कुछ प्रॉपर वे की जो उसके अपने मॉनिटरिंग टूल्स है वो उनका यूज भी कर सकता है, ठीक। तो डाटाबेस में अगर बात करें मॉनिटरिंग में, इसको एक बार पढ़ते हैं अगर आप, तो इज इफ सम पार्ट ऑफ द सिस्टम इज स्लोइंग डाउन प्रोसेसिंग, जैसा बता रहा है कि अगर कुछ पार्ट अगर स्लो डाउन हो रहा है या स्लो रेस्पॉन्स दे रहा है, स्लो प्रोसेस हो रही है वहाँ पर, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में नीड टू मेक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। तो वो डाटाबेस में क्या करेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जैसे उसके प्रोसेस को बढ़ाना, ठीक है, जैसे अपडेटेड वर्जन्स को उसमें अपडेट करना, या जो मेरे डाटाबेस को मुझे लगता है कि मुझे न्यू सॉफ्टवेयर की नीड है या मुझे न्यू प्लेटफॉर्म की नीड है तो उसको अवेलेबल कराना। तो मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स आर अवेलेबल, जैसे बात की अभी। एंड पार्ट ऑफ द DBA's जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू ट्रैक टू इम्प्रूव द सिस्टम। जैसा भी बात की, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको पता है कि कहाँ पर क्या नीड है, किस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, किस तरह का स्टोरेज चाहिए, क्या प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है। मतलब अगर मेरे डाटाबेस अपडेटेड है तो मुझे अपडेटेड प्लेटफॉर्म ही चाहिए, अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। जैसे डाटाबेस मैनेज सिस्टम में ओरेकल है, MySQL हम यूज़ करते हैं, ऐसे अलग अलग हमारे वर्जन्स होते हैं। ओरेकल में बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग वर्जन आते रहते हैं अपडेटेड इसके। तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम है, वो परफॉर्मेंस को भी चेक करेगा कि कहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए क्या नीड है अभी इस सिस्टम में। नेक्स्ट बात करते हैं डाटाबेस ट्यूनिंग की। तो डाटाबेस ट्यूनिंग के अंदर अगर बात करेंगे आप, तो इसमें आएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग shows where the database should be tweaked to operate as efficiently as possible. The physical configuration, the way the database is indexed, and how queries are handled can all have a dramatic effect to database performance. So, डाटाबेस ट्यूनिंग में डाटाबेस एक्चुअली ये भी चेक करेगा कि ट्यूनिंग कैसी है डाटाबेस सर्वर की, या डाटाबेस जो पूरा एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट है, जो फाइल बनी हुई है, और यूज़र किस तरह से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, डाटा इंडेक्स से प्रॉपरली उसमें से एक्सेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्वेरीज का आंसर सिंपली उनको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, या किसी तरह के उसमें बर्डन्स बीच में आ रहे हैं या बोलते बैरियर बीच में आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ को बोलते हैं एक परफॉर्मेंस को सॉफ्ट रखना, ये सारा जो है ये ट्यूनिंग में आएगा। ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेस्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो है जो कम से कम मिनिमाइज टाइम के अंदर डाटाबेस एक्सेस को कर सके, डाटाबेस को एक्सेस कर सके, या डाटाबेस यूजर डेवलपर की क्वेरीज का क्विकली रिस्पॉन्स दे सके। और लास्ट बात करते हैं हम ट्रबल शूटिंग की। देखो ट्रबल शूटिंग क्या होता है, ट्रबल शूटिंग के अंदर आती है सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम को दूर करना ये ट्रबल शूटिंग है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, किस तरह की क्रिएट हो रही है, किस तरह से उसको दूर करना है प्रॉब्लम को, ये सारा है ट्रबल शूटिंग के अंदर। तो ट्रबल शूटिंग एक पार्ट होता है जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। वो ये चेक करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट है अभी। जैसे आपको ये पता चल रहा है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है आप, और आपको ये पता चल रहा है कुछ दिक्कत है सिस्टम के अंदर, मेरे डाटाबेस के अंदर, लेकिन आप उसको कहते हैं ना फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं ईजिली। तो ट्रबल शूटिंग को आप एक्सेस करेंगे या वहाँ से रन करेंगे तो वो बता सकता है आपको कि इस पार्ट में दिक्कत है, ठीक है। जैसे हम सिंपली आप किसी कंप्यूटर को भी ऑन करेंगे तो ट्रबल शूटिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपको रेस्पॉन्स भी देता है कि आप इस तरह से इसको दूर कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, या इस प्रॉब्लम का ये रिजल्ट हो सकता है, या इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, क्विकली कोई भी हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के वे में, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल
10 पॉइंट्स किसके, जो मैं बताती की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ दो एक पॉइंट थे जो पहले वाले इंग्लिश वाली क्लास के अंदर क्लियर नहीं हुए थे, वो मैंने अब क्लियर कर दिए हैं। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपका सभी डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए, और अभी भी नहीं है तो मैंने ये जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, आप बाद में इसको पढ़ सकें, या कोई क्वेश्चन आपको यहाँ क्रिएट होता है, राइज होता है, तो ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है उसमें कितना लिखना है वो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव अ गुड डे।